नमस्कार सभी को। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। सीखने के क्रम में हम आज विषय विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक मनुष्य के शरीर की संरचना और कार्य, स्ट्रक्चर एंड वर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर की बनावट कैसी होती है और किस तरीके से उनके विभिन्न अंग और अंग तंत्र मिलकर कार्य करते हैं, इन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। जैसा हमेशा की तरह हमारा जो आज का वीडियो है वह विभिन्न कक्षाओं के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आज हम इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखिए। आज का वीडियो जो है जो लंबा हो सकता है, क्योंकि इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे हम क्रम से जानेंगे सभी बिंदुओं को। तो आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उसे सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वे 6 बिंदु हैं। 6 बिंदुओं के अंतर्गत आज का वीडियो हमारा रहेगा। वे हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन सभी बिंदुओं पर हमारा आज का वीडियो रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतुओं का शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना होता है। हम सभी जान रहे हैं हमारा शरीर भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है, जैसे हृदय, फेफड़े, यकृत, अमाशय, अग्नाशय, आंत, इन सभी से मिलकर बना होता है। तो ये सभी अंग जो होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा बिंदु है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वह है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। सोचिए, अगर आपको बिना भोजन दिए लगातार कार्य करने को कहा जाए या लगातार कार्य करने को दिया जाए तो क्या होगा? सोचिए क्या होगा। जंतुओं को हम कार्य नहीं कर पाएंगे, है ना। लगातार अगर कार्य करने को दिया जाए तो हम थक जाएंगे, क्योंकि हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो जंतुओं को दैनिक जीवन की जो विभिन्न क्रियाएं होती है उनको करने के लिए क्या होता है? ऊर्जा, एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। तो ये जो ऊर्जा होती है वह हमें कहाँ से मिलता है? वह हमें भोजन से मिलता है। तो मनुष्यों में जो भोजन ग्रहण करने, उसे पचाने एवं बिना जो पचे होते हैं भोजन, उसको क्या करना होता है? शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या होते हैं? एक विशेष अंग होते हैं। तो ये सभी अंग क्या करते हैं? मिलकर पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं। पाचन अंगों और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बनता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन अंगों और पाचन तंत्रों से, पाचक ग्रंथियों से मिलकर बनता है, जो निम्नलिखित है। इसे आगे देखते हैं। तो मनुष्य का पाचन तंत्र के अंतर्गत पहला है पाचन अंग। तो पाचन अंग में क्या क्या आते हैं? मुख, माउथ, ग्रसनी, फेरिंग्स, ग्रास नली, ओसियोफेगस, अमाशय, स्टमक, आंत, इंटेस्टाइन, मलद्वार, एनस, ये सभी पाचन अंग है। आगे देखते हैं पाचन ग्रंथियाँ या पाचक ग्रंथियाँ। वे क्या क्या होते हैं? लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड, ये हमारे मुख में बनते हैं, जान रहे हैं हम सभी। लार बनते हैं, ये भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। यकृत, लीवर, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, अग्नाशय, पैंक्रियास, ये सभी क्या करते हैं? पाचक ग्रंथियों का स्त्राव करते हैं और हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो भोजन को मुंह से ग्रहण करना, जब भोजन हम मुंह से ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं अंतर्ग्रहण। क्या कहलाता है वह? अंतर्ग्रहण। और मुख गुहा की लार ग्रंथियाँ क्या करती है? लार बनाती है। तो मुख गुहा में भोजन को दांतों से चबाते समय
लार मिलने से क्या हो जाता है, वह चिकना हो जाता है। यह लार युक्त भोजन ग्रसनी से होता हुआ कहाँ जाता है, ग्रास नली में। ध्यान रखेंगे, लार युक्त भोजन ग्रसनी से कहाँ जाता है, ग्रास नली में, और ग्रास नली से कहाँ पहुँचता है, अमाशय में पहुँचता है, जहाँ पाचक ग्रंथियों से निकलने वाले पाचक रस मिलने से उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। अक्सर यह पूछा जाता है भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो भोजन का पाचन कहाँ से होता है, अमाशय से शुरू होता है। अमाशय में मुख्य रूप से होता है, जहाँ पाचक ग्रंथियाँ पाचक रस का स्त्राव करती है। अमाशय से भोजन कहाँ पहुँचता है, आंत में पहुँचता है, जहाँ पाचन क्या हो जाता है, पूर्ण होता है। भोजन के जो उपयोगी पदार्थों को क्या करता है, आंत की दीवारें अवशोषित कर लेती है। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है भोजन के, तो आंत में होता है। यह शेष जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं वे क्या होते हैं, मलाशय से होते हुए मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से ये पाचन तंत्र हमारे क्या करते हैं, काम करते हैं। अब आगे देखते हैं परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको कभी चोट लगा होगा या आपने कभी चोट लगने पर घाव से खून निकलते देखा होगा। तो ये जो खून निकलता है ये कहाँ से निकलता है, यह जो रक्त निकलता है वह रक्त वाहिनियों के कट जाने से निकलता है। और मुख्य रूप से वह कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है। वे क्या क्या है, पहला है शिराएं, वेन्स, दूसरा है धमनियाँ, आर्टरीज। तो जो शिराएं, जो वेन्स होती हैं वे क्या है, त्वचा के नीचे क्या करती है, ये त्वचा के नीचे होती हैं और हरे रंग की दिखाई देती है हमें। हरापन लिए हुए नीली वाहिनियाँ शिराएं कहलाती है ना। हरापन लिए हुए होती हैं नीली वाहिनियाँ क्या कहलाती है, शिराएं कहलाती है। इन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। और ये शिराओं का काम क्या होता है, ये शिराएं जो होती है विभिन्न अंगों से रक्त को कहाँ पहुँचाती है, हृदय में पहुँचाने का काम करती है। अगला है धमनियाँ या आर्टरीज। ये वाहिनियाँ शरीर के गहराई में स्थित होती है, इसलिए त्वचा पर ये आसानी से दिखाई नहीं देती है। धमनियाँ क्या करती है, हृदय से रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। पूछा जाता है अक्सर, हृदय से रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाते कौन है, तो वह है धमनियाँ। हृदय जो होता है, हमारा हार्ट जो होता है, वह परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है। सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रमुख अंग कौन सा है, हृदय है। शिराओं द्वारा क्या किया जाता है, हृदय से लाया गया रक्त हृदय से कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। शिराओं द्वारा जो हृदय में लाया जाता है रक्त, वह क्या होता है, हृदय से फेफड़ों में जाता है, जहाँ से ऑक्सीजन युक्त होकर, है ना, फेफड़ों में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है रक्त, और वह होकर रक्त ऑक्सीजन युक्त होने के बाद वह धमनियों के द्वारा शरीर के सभी अंगों में क्या किया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। रक्त कोशिकाओं का जाल धमनियों और शिराओं को क्या करता है, जोड़ता है। इस प्रकार हृदय, धमनियाँ, शिराएं व रक्त कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करती है। परिसंचरण तंत्र का कार्य है उपयोगी पदार्थों को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना और अनुपयोगी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाना। अब हमारा तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसके बारे में जानते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन क्या होता है, नाक और श्वास नली से होता हुआ फेफड़ों में जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसी मार्ग से बाहर
निकल जाता है। यह है मनुष्य का श्वसन तंत्र। फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाना। फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाना और अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाना, ये दोनों कार्य कौन करता है? रक्त करता है, ब्लड करता है। शरीर के अंदर पेट और छाती के मध्य पेशियों से बना एक पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। और यह जो डायाफ्राम होता है वह क्या करता है? श्वसन क्रिया में सहायता करता है। हमारी नाक में क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल व चिपचिपा श्लेष्मा पाया जाता है, जो क्या करता है? धूल व कीटाणुओं को आंतरिक अंगों तक जाने से रोकता है। तो ये जो हमारे नाक में पाए जाते हैं बाल और चिपचिपा श्लेष्मा, ये हानिकारक पदार्थों को आंतरिक अंगों तक ले जाने से रोकता है। अगला जो तंत्र है वह है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसके बारे में जानते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। जैसे हमने देखा पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र के दौरान क्या होते हैं? पाचक पदार्थों को, जो उपयोगी पदार्थों से अवशोषित कर दिया जाता है और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो पाचन की क्रिया के बाद जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं और अन्य विभिन्न शरीर की क्रियाओं के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वे क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर क्या करते हैं? अगर इनका हमारे शरीर में रहे तो बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में जानते हैं। जो हमारा शरीर जो होता है अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अनेक रूपों में करता है। जैसे मलाशय में एकत्रित होने वाले मल ठोस गुदाद्वार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता गुदाद्वार से निकलता है, जो मल जो होता है ठोस रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है गैस फेफड़ों से पसीना द्रव त्वचा से उत्सर्जित किया जाता है। शरीर का एक अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वह है मूत्र, यूरिन। इसको उत्सर्जित करने के लिए शरीर में मूत्र उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, जिसमें एक जोड़ी वृक्क, किडनी, एक जोड़ी वाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग पाए जाते हैं। वृक्क या किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त में से हानिकारक पदार्थों को अलग करके मूत्र का निर्माण करना। ये भी पूछा जाता है, मूत्र का निर्माण कौन से अंग द्वारा किया जाता है? तो वह है किडनी या वृक्क। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। हम सभी अभी तक के चर्चा में जान गए हैं कि पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र का एक दूसरे से क्या है? बहुत निकट का संबंध होता है। तो सोचिए, यदि इन तंत्रों में आपसी तालमेल न रहे तो क्या होगा? तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शरीर के सुचारू रूप से संचालन के लिए विभिन्न अंगों में तालमेल बनाए रखना क्या होता है? जरूरी होता है। और यह तालमेल बनाए रखने का कार्य कौन अंग करता है? कौन सा तंत्र करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। जैसे कोई भी हमारे घर में विभिन्न जो मशीन होते हैं, अगर कोई भी शरीर को क्या करते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, उदाहरण के रूप में बात करें तो कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर का जो कहा जाता है ब्रेन क्या होता है? सीपीयू होता है। अगर वह कार्य नहीं करेगा तो हमारा कंप्यूटर के बाकी अंग कार्य नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही विभिन्न तंत्र जो हमारे शरीर के होते हैं उन सभी को मुख्य रूप से व्यवस्थित करने का, सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य जो होता है वह हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र
करता है। तो इसके बारे में जानते हैं। तंत्रिका तंत्र के जो प्रमुख अंग हैं वे हैं मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं और संवेदी अंग। हम सभी जब खेलते हैं, पढ़ते हैं, सवाल करते हैं तो इन सभी का नियंत्रण कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है। लेकिन कुछ क्रियाएं हम बिना सोचे समझे भी करते हैं। जैसे अगर आपके शरीर में कभी क्या होता है, कांटा गड़ जाए तो आप अपना पैर क्या करते हैं? तुरंत उठा लेते हैं। और अगर किसी गर्म वस्तु पर अगर हाथ पड़ जाए तो हाथ को हम क्या करते हैं? तुरंत पीछे खींच लेते हैं। ऐसे कार्य जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते या बिना सोचे समझे करते हैं, इन सभी के पीछे इन सभी कार्यों का नियंत्रण मस्तिष्क नहीं करता है। इसका नियंत्रण कौन सा अंग करता है? मेरुरज्जु करता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु क्या होते हैं? एक धागे के समान, अलग अलग धागों के समान उसमें क्या होती है? अनेक रचनाएं निकल कर क्या करती हैं? ये संवेदी अंगों और शरीर के अन्य भागों में फैली होती है। इन्हें क्या कहते हैं? तंत्रिकाएं कहते हैं, जो सूचनाओं का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। ये चित्र में हम देख पा रहे हैं मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, जो विभिन्न रचनाएं धागे के समान, यह सभी जाकर मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। अगला है संवेदी अंग, सेंस ऑर्गन्स। हम जान रहे हैं सेंस ऑर्गन मुख्य रूप से 5 होते हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आँख हमारा क्या करता है? देखने का कार्य, नाक जो है सूंघने का, कान सुनने का, जीभ जो है स्वाद का, और त्वचा क्या करता है? फील का, किसी गर्म ठंडे का अनुभव इस त्वचा के द्वारा होता है। तो ये हमारे संवेदी अंग होते हैं। अगला जो तंत्र है वह है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप सभी जानते हैं कि सभी जीवधारी प्रजनन क्रिया द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे मुर्गी के अंडों से क्या होता है? चूजे निकलते हैं, बिल्ली से बिल्ली के बच्चे, कुत्ता से कुत्ते के बच्चे, मनुष्य से मनुष्य का बच्चा पैदा होता है। तो ये सभी जो हमारे प्रजनन तंत्र के जो विभिन्न अंग पाए जाते हैं, उन सभी के द्वारा संपन्न होता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा संपन्न होता है। जो प्रजनन तंत्र में मुख्य रूप से जो अंग है, नर में है, वे क्या होते हैं? प्रमुख प्रजनन अंग वृषण है, और मादा में क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो आज के मनुष्य में जो विभिन्न हमारे कहना चाहिए जो तंत्र पाए जाते हैं, उनके बारे में, मनुष्य के विभिन्न शरीर के अंग जो होते हैं उनके बारे में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में हमने आज के वीडियो में जाना। और आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी हमारे ब्लॉग पोस्ट जो इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है उसे भी देख सकते हैं। और उस ब्लॉग पोस्ट में इस टॉपिक से जुड़े हुए जो गूगल फॉर्म का लिंक है उसमें भी आप अपना स्वमूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।